हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए। तो कर ली सभी ने दीपावली एंजॉय? अच्छी रही होगी दीपावली सभी की। हम्म। तो वापस अपने कंटिन्यू पे आते हैं। 2-3 दिन क्लासेस नहीं आई, इसी वजह से नहीं आई क्योंकि हम भी दीपावली एंजॉय कर रहे थे। बीच में शॉर्ट्स में आपको मैंने 2-4 चीजें बता दी थी, शुभकामनाएं दे दी थी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मुझे दीपावली विश की आपने, और आपको भगवान जल्दी कामयाबी दे। ठीक है। उसके बाद में कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसमें मैंने देखा था हैप्पी दीपावली के कमेंट्स थे। तो एक कमेंट आया था, मैं वैसे नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूँ उस कमेंट पे। एक कमेंट आया था, किसी का था कि सर आप फॉरेनर जैसे लगते हो, तो आप अगर यहाँ पर यूट्यूब पर सफलता नहीं मिल रही तो आप कहीं जाकर मतलब मुंबई जाकर या वहां पर जाकर आप वर्क कीजिए, ट्राई कीजिए, एक्टिंग कीजिए। तो आपका बहुत अच्छा सजेशन था भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसका ये आंसर मैं आपको देता हूं कि पहली बात तो मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है। दूसरा, मैं अपने घर से दूर नहीं रह सकता। मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो घर पे बनाता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ घर पे पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो मैं घर से दूर नहीं रह सकता। और तीसरी चीज, मुझे इंग्लिश नहीं आती। और ऐसे नहीं मैं इंग्लिश के लिए ट्राई नहीं किया, तभी तो मैं आपको हिंदी में साइंस करवा रहा हूँ। बहुत बार मुझे बोला जाता है कि सर आप इंग्लिश में करवाइए, तो इंग्लिश में मुझे टर्म्स नहीं आती, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वो चीज आउट ऑफ रेंज हो जाती है, इस वजह से उसमें अपने नहीं कर पाते। ठीक है। बाकी आपका बहुत अच्छा सजेशन था। फिर उसके बाद में एक कमेंट आता कि सर आप थंबनेल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान देंगे, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ा बिजी चल रही है, इस वजह से थंबनेल वगैरह नहीं बन पा रही, क्योंकि छोटा सा प्लेटफॉर्म है ना, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि सारा कुछ मोबाइल से ही होता है और कुछ लैपटॉप से या जैसे भी होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। धीरे धीरे चीज़ों में सुधार भी होगा। फिर उसके बाद में एक कमेंट आया था कि सर आप भाई अच्छे से करवा रहे हो, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो, तो वो भी कर रहे हैं जी, आपका बहुत अच्छा सजेशन था इसी में भी। और एक कमेंट और आया था कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत को सलाम है, तो थैंक यू भाई। उसके बाद में एक कमेंट आया था कि सर जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही जल्दी वायरल हो जाओगे, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। और इस तरह से बहुत से कमेंट्स आए थे। और एक कमेंट आया था कि सर जो मैंने आतिशबाजी वाली वीडियो बनाई थी उस पर आया था कि सर हमें तो पता ही नहीं था। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हो तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हम डेली रूटीन में देखते हैं, लेकिन हम पता ही नहीं होती ये चीज ऐसे होती है क्या। आज भी कुछ ऐसा ही अपना चैप्टर, आज भी बिल्कुल ही कुछ ऐसा ही है अपना चैप्टर। ठीक है। तो उसके बाद में इस तरह से बहुत से कमेंट आए थे, तो मुझे वो ज्यादा ध्यान में नहीं, जो मेन मेन मुझे ज्यादा ध्यान में रहे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। फिर भी किसी का कमेंट रह गया हो जिसकी ऐसे लगे कि सर मेरी बात आपने नहीं बोली, तो कमेंट सेक्शन में दोबारा पिन कर देना उसको, मैं आपका जो भी है उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। तो अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप कमेंट को ना कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते, तो देखो कमेंट सेक्शन में जवाब देना थोड़ा सा हो जाता है, टफ हो जाता है, कई बार चीजें समझानी होती है वो समझ में नहीं आ पाती कमेंट सेक्शन में, इसलिए मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, जो रिप्लाई देने लायक हो तो वो क्लास में आपको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है। तो भाई इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं कमेंट पढ़ के आपको अगली क्लास में उसका जवाब दे दिया करूंगा। ठीक है। चलिए करते हैं अपना शुरू। अगला है अपना दाव के बारे में अपना पढ़ लिया था, अगला है अपना प्लवन। ये प्लवन क्या चीज है? सुनने के लिए आपके लिए नाम नया है, लेकिन आपने इसे भी डेली रूटीन में देखा है, इसे भी आपने डेली रूटीन में देखा है। प्लवन को भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है। क्या चीज है समझते हैं। यह एक द्रव का गुण है, यह एक द्रव का गुण है, यानी कि द्रव्य पदार्थों का गुण है, द्रव पदार्थों का गुण है। गुण क्या है सर? चलो आप है ना एक काम करना, प्लवन को समझने से पहले एक काम करना, आपके घरों में कुंड तो होगा, डिग्गी जिसमें आप पानी घरों में स्टोर रखते हो, उसमें बाल्टी डुबोना। ठीक है। पानी भरना, और पानी जब बाल्टी फुल हो जाए उसको और ज्यादा गहराई तक लेके जाना। उसके बाद में जैसे ही आप पानी के अंदर अंदर बाल्टी खींचोगे ऊपर की तरफ, तो आपको ना ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको ज्यादा ऐसे हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही पानी के बाहर बाल्टी आएगी तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बस वो एक प्लवन है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। द्रव का उत्प्लावन बल, तो ये जो लगने वाला बल होता है इसे बोलते हैं उत्प्लावन बल। अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है? देखो, ये मान लीजिए किसी चीज में पानी है, क्या है, किसी चीज में पानी है भरा हुआ। अब इसके अंदर आपने एक बॉल होती है ना, उसको बॉल को डिप कर दिया, बॉल को डिप कर दिया, तो बॉल आपको कुछ ऊपर दिखाई देगी,
कुछ भाग बॉल का ऊपर दिखाई देगा और अधिकतर भाग बॉल का नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पानी है जो इसके ऊपर बल लगा रहा है, इसको ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, यही आपका उत्प्लावन बल है। चलिए, किसी ठोस वस्तु, समझते हैं इस चीज को, अब समझते हैं उत्प्लावन समझ में आ गया भी हमें पढ़ना क्या है, वो चीज समझनी है। ठीक है, किसी ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में हमें कमी महसूस होती है। वही बाल्टी वाली कहानी, बाल्टी नहीं है तो आप क्या करो, पानी एक पत्थर लो, बाल्टी में पानी डालो और उस पत्थर को क्या करो, रस्सी से बांध दो, फिर उसको डिप करो पानी के अंदर। जैसे पानी के अंदर पत्थर है, अब आप उस पत्थर को डोरी से घुमाओगे या उसको खींचोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा पत्थर का भार है ना थोड़ा सा कम हो गया। आपको उसके भार में क्या नजर आएगी, उसके भार में आपको कमी नजर आएगी। उसके भार में क्या नजर आएगी, उसके भार में आपको कमी नजर आएगी। ये कमी वास्तविक कमी तो है नहीं भी, जैसे मान लीजिए पत्थर 5 किलो का था या 7 किलो का था या 3 किलो का था, पानी के अंदर आपको महसूस होगा कि ये 2.5 किलो का है, 2 किलो का है। क्या उसके अंदर वास्तविक कमी आ गई, यानी कि उसके भार में नेचुरल कमी आई? नहीं, कमी है, बस आपको सिर्फ आभासी कमी हुई है, आपको सिर्फ कमी का आभास हुआ है। तो ये आभासी, ये जो आपको भार में कमी महसूस होती है ना, इसे बोलते हैं आभासी कमी। क्या बोलते हैं? आभासी तो हुआ है, आपको फील ही तो हुआ है ना, रियलिटी में तो कमी नहीं हुई, रियलिटी में कमी नहीं हुई, मतलब सिर्फ आपको कमी का आभास हुआ है। आपको कमी का आभास हुआ है तो द्रव द्वारा, अब ये आभासी कमी क्या है, द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर, द्रव द्वारा यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर द्रव है, तो द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगाए गए बल का कारण, यानी कि वस्तु के ऊपर क्या लगाता है, वो बल लगाता है, तो उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। ठीक है, कौन सा बल? उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल समझ में आया? दोबारा से फिर देखते हैं कि उत्प्लावन बल क्या होता है। कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है, कोई भी ठोस वस्तु है उसे द्रव में डिप करते हो तो उसके भार में आपको कमी महसूस होती है, सिर्फ महसूस होती है। उस कमी को क्या बोलते हैं? आभासी कमी। तो इस आभासी कमी क्या है, द्रव के द्वारा, द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर, यानी कि पानी है, पानी वस्तु के ऊपर की ओर बल लगाएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु है पानी के ऊपर ही तो है ना, पानी में जब आप डालोगे तो वस्तु पानी के ऊपर की ओर बल लगाएगी, इस तरह से ऊपर की ओर बल लगाती है। इस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। तो यह उत्प्लावन जो बल होता है वो क्या करता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। देखो, वस्तु क्या करती है, द्रव को हटाती है तभी तो उसके अंदर जाएगी, तो उसका जो द्रव का गुरुत्व केंद्र है उस गुरुत्व केंद्र पर कार्य करती है और उस केंद्र को बोलते हैं उत्प्लावन केंद्र। उम्मीद करता हूं ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्या कहता है कि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र, वस्तु जितना द्रव हटाएगी उसका गुरुत्व केंद्र होगा, उस केंद्र पर यह कार्य करेगा और उस केंद्र को क्या बोलेंगे? उत्प्लावन केंद्र। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। ये सारी बातें एक वैज्ञानिक था, उसने बताई थी, जिसका नाम था आर्किमिडीज। याद रखना है, छोटी क्लासों में भी ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, तब तक मैं इसके अंदर इंक डाल लूं। चलिए भैया, इसका एक है ना वैज्ञानिक था, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। चलिए, इसका एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आर्किमिडीज, यानी कि प्लवन को समझाने वाला वैज्ञानिक कौन था? आर्किमिडीज। इस आर्किमिडीज ने 2-3 सिद्धांत दिए थे, उसके सिद्धांत पर अपने बात करते हैं। क्या बोला था उसने, आर्किमिडीज ने क्या क्या बातें की थी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आर्किमिडीज ने वस्तु के भार में आभासी कमी, जो वस्तु के भार में आपकी आभासी कमी आई है, आभासी कमी समझ में आ गया, वस्तु के भार में आभासी कमी आई है ना, वो किसके बराबर होगी? आभासी कमी किसके बराबर होगी? वो आपकी आभासी कमी होती है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। लो जी, द्रव के भार के बराबर। लो जी, इसको समझते हैं।
अब देखो दोबारा समझते हैं इस चीज को। ये एक कोई पात्र है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है। आपने क्या किया, एक पत्थर लिया और उस पत्थर को आपने पानी में डुबो दिया इस तरह से। अब ये पत्थर मान लीजिए 2 केजी का था। कितने केजी का था? 2 केजी का था। लेकिन आपको फील हुआ, कितना हुआ? लगभग 1.5 केजी का फील हुआ आपको। आपको लगा कि पत्थर पहले वास्तव में बस जो पत्थर था उसका नेचुरल भार कितना था? 2 केजी था। लेकिन आपको पानी के अंदर उसका भार कितना फील हुआ? आइडिया से 1.5, यानी कि लगभग 1.5 केजी आपको फील हुआ। तो इसमें कमी कितनी आई? 500 ग्राम की आई। या 500 ग्राम अगर आप नहीं समझ पाओगे तो 0.5 केजी कह सकता हूं मैं ना, 0.5 केजी की कमी आई। ये कमी किसके बराबर होगी? तो ये कमी बराबर होगी प्यारे बच्चों, जब वस्तु ये इसके अंदर डूबा है, ठीक है, इसने जितना एरिया में पानी हटाया है, इसने जितना पानी हटाया है अपनी जगह बनाने के लिए, पानी तो ये हटाएगा ना, जितना पानी हटाया है अपने जगह का, उस पानी का, उस द्रव का जितना भार होगा उतनी कमी आएगी। समझ में आई मेरी बात? ये आभासी कमी क्या होगी? ये जो आपका 0.5 केजी की कमी है ना, ये जब पानी के अंदर गया है, द्रव के अंदर ये पत्थर डूबा है, तो उस पत्थर ने कुछ ना कुछ स्पेस तो हटाया होगा, कुछ ना कुछ अपनी पानी के अंदर जाने पर जगह तो बनाई होगी ना। पानी के अंदर कोई चीज डूबोते तो उसके आयतन में वृद्धि आई, थोड़ी सी आयतन में वृद्धि होगी, वो अपने द्रव को हटाएगा, अपने एरियाज के द्रव को हटाएगा। तो उस द्रव का जो भार था वो इसके बराबर होगा। पहला सिद्धांत दिया था ये, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। तो किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होगा? अपेक्षिक घनत्व अपनी उपेक्षा करते हैं तो उसका अपेक्षा घनत्व कितना होगा? तो ठोस में वायु का भार, ठोस का वायु में भार, यानी कि इस पत्थर का वायु में भार कितना है? मान लीजिए 2 केजी है, ठीक है, बटा जल में ठोस के भार में कमी। जल में ठोस के भार में कमी कितनी है? 0.5 केजी। इस सूत्र से आप निकाल सकते हो ठोस में वायु का भार और द्रव में जल में ठोस के भार में कमी। किसी द्रव का अपेक्षिक घनत्व कैसे निकाल लेंगे? तो अपेक्षिक घनत्व की एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अपेक्षिक घनत्व मात्रक विहीन राशि है। यानी कि अपेक्षिक घनत्व मात्रक विहीन कैसे है? तो वस्तु का घनत्व, पानी का घनत्व, घनत्व से घनत्व कैंसल आउट हो जाएंगे, तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक विहीन हो जाएगा और शुद्ध संख्या, सिर्फ एक शुद्ध संख्या प्राप्त होगी हमें। क्या होगी? एक शुद्ध संख्या। जैसे इसको काटेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, बस, है ना, वो चीज है। चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है कि द्रव में ठोस के भार में कमी, द्रव के लिए और जल में ठोस के भार में कमी, इसका इक्वल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। द्रव में ठोस के भार में कमी, यानी कि इसके द्रव में ठोस के भार में कमी आई है और जल में ठोस के भार में कमी। अगर जल का है तो अपेक्षित घनत्व सेम आ जाएगा। अगर नीचे जल ही लेना है, आपको नीचे क्या लेना है? जल ही लेना है, और वैसे कोई और द्रव है जल के अलावा तो वहां पर आप ऊपर द्रव को रख लोगे, ठीक है। अपेक्षित घनत्व, वस्तु का घनत्व और पानी का घनत्व। देखो यहाँ पर चीज क्लियर हो रही होगी। द्रव के लिए निकालेंगे तो द्रव में ठोस के भार में कमी, यानी कि मान ली पानी के अलावा आपके पास कोई और द्रव है, तो उसमें जब आप वस्तु डुबोगे तो उसके भार में कमी आएगी, वो कमी लिख दो। और जल में उसी वस्तु को कितनी भार में कमी आएगी वो लिख दो। दोनों को आंसर करो, आपका आंसर आ जाएगा। यही अपेक्षित घनत्व है आपका। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है, पीछे बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अब बोल रहा है कि प्लवन क्या है? प्लवन यही चीज है, जब वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो क्या होता है? वस्तु के भार में कमी आती है। उस दौरान क्या क्या होता है? तो वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है, सीधी सी बात है, नीचे की ओर लगेगा। क्या? देखो समझो इस चीज को। ये चीजें दोबारा बताने वाले लिए नॉर्मल सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला नियम समझा दिया, दूसरा समझा दिया ना। अब प्लवन को समझना है। देखो मैंने शॉर्ट्स में लिखी है, लेकिन आपको थोड़ा क्लियरिटी करूंगा मैं, टेंशन मत लो। जब वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो क्या होता है? आप कहोगे सर आभासी कमी होती है, प्लावन बल लगता है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा वास्तव में क्या होता है तो उसको समझते हैं। वास्तव में क्या होता है? आपने जैसे ही इस वस्तु को द्रव में डुबोया तो वस्तु का भार नीचे की ओर लगता है। सीधी सी बात है भाई, ये वस्तु आप डुबोगे तो वस्तु का भार नीचे की ओर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर? द्रव का
ऊपर की ओर लगेगा। ये है आपका प्लग। देखो जो भार होता है ना वो एक प्रकार का बल होता है, ये मैं आपको ग्रेविटी में करवा चुका हूं। भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, ये मैं आपको ग्रेविटी में करवा चुका हूं। पहली बात क्लियर? ठीक। अब ये बोल रहा है कि जो वस्तु का भार है, जैसे ही आप पानी में डुबोगे वस्तु को, तो वो पानी का जो वस्तु का भार है वो नीचे की ओर ही लगेगा ना, इस तरह से नीचे की ओर ही लगेगा। और उत्प्लावन बल क्या है? ऊपर की ओर लगने वाला बल। दोनों बातें क्लियर हुई? ये वस्तु का भार और ये उत्प्लावन बल दोनों लगेंगे। अब कंडीशन क्या क्या लगती है? अब ये दो कंडीशन तो होती है प्लावन में। अब होगा क्या अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो? अब देखो यहां पर समझते हैं अपने, इसका स्क्रीनशॉट लो, आराम से समझो चीजों को, उलझने वाली चीज ही नहीं है। वीडियो को पॉज कर लेना अगर कोई चीज नहीं समझे तो, ठीक है? कुछ भी नहीं है, इतना आसान चीजें है ना, मैं आपको बोल रहा हूं। बस आप कई बार देखते हो कि आप ये चीज कह देते हो कि सर यहाँ पे ना क्वालिटीज नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी शायद नहीं हो गई, लेकिन कंटेंट में जरूर जान है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। कंटेंट में जान है अपने, ठीक है? जो आपको मैटर करवाया जा रहा है उससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, 101% मिलते हैं, इससे बाहर नहीं मिल सकते, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे अच्छा मैं ही करवा रहा हूं, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ से दी बेस्ट करवा रहा हूं, अपनी तरफ से 100% मैं आपको दे रहा हूं, अपनी तरफ से मैं अपनी जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा, ठीक है? बाकी हाँ, इतना बोल सकता हूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो जो मैंने करवाया हो उसमें से ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। या ऐसे बोल दूं कि मेरे से में आएगा और किसी में से आएगा नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े टीचर बैठे हैं भाई, अपने तो बहुत। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है? पहली कंडीशन देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। अब देखो क्या होगा, ये मान लीजिए पत्थर है, इस पत्थर का भार है 2 kg। कितना है? 2 kg। वस्तु का भार उत्प्लावन बल से, अब जो उत्प्लावन बल लगा है वो 2 kg से अगर कम है, 2 kg से क्या है? कम है, तो इधर से भी 2 kg से कम लग रहा है, इधर 2 kg लग रहा है। अगर मान लीजिए एक साइड ज्यादा दब रही है, एक साइड से बल कम लग रहा है, तो सीधी सी बात है ज्यादा वाला प्रभावी होगा ना। कैसे प्रभावी होगा? मान लीजिए इधर 2 kg बल नहीं लग रहा, इधर लग रहा है मान लीजिए 1 kg, तो 2 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे की तरफ कितना बल लगेगा? 1 kg लगेगा। तो वस्तु नेचुरल सी बात है, वस्तु नीचे बैठेगी, नेचुरल सी बात है। 2 kg ऊपर वाला ज्यादा है, ऊपर से ज्यादा दबाव लग रहा है, नीचे से दबाव तो लग रहा है लेकिन कम लग रहा है। ऊपर से बल लग रहा है, नीचे से भी बल लग रहा है, बल दोनों तरफ लग रहे हैं, ऐसे नहीं भी बल लग ही नहीं रहा, बल दोनों तरफ लग रहे हैं। अगर ऊपर वाला बल ज्यादा है और नीचे वाला बल कम है, यानी कि वस्तु का भार ज्यादा है और उत्प्लावन बल है आपका कम, तो वस्तु डूबेगी। वस्तु क्या होगी? डूबेगी। कैसे डूबेगी? देखो ये 2 kg की वस्तु है, उत्प्लावन बल आपका 1 kg लग रहा है। वस्तु 2 kg की है, उत्प्लावन बल आपका 1 kg लग रहा है। 1 kg लग रहा है तो सीधी सी बात है क्या होगा? ये 2 kg वाली इस 1 kg को दबा देगी और 1 kg बल से नीचे चली जाएगी, तो वस्तु सतह में बैठ जाएगी। ये लिखा हुआ है, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो। अब एक वस्तु और ले लेते हैं, ये है आप मान लीजिए आपकी कोई वस्तु पानी में डुबोया, तो सीधी सी बात है उत्प्लावन बल काम करेगा। जैसे ही आपने उसे पानी में डुबोया तो ये वस्तु उसके ऊपर इस तरह से तैरती रहेगी, पानी के ऊपर वस्तु क्या रहेगी? तैरती रहेगी। क्यों तैरेगी? क्योंकि मान लीजिए आपने वस्तु है आपकी 2 kg की और उत्प्लावन बल लग रहा है आपका 3 kg का, तो वस्तु ऊपर की तरफ तैरेगी। इस तरह से वस्तु क्या रहेगी आपकी? तैरेगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 kg बल है जो आपका ऊपर की तरफ और लग रहा है एक्स्ट्रा, तो वस्तु तैरेगी। अब आप बोल रहे हो सर अगर दोनों बराबर हो तो, अगर दोनों बल बराबर हो तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है? तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो कैसे, ये पत्र और बना लेते हैं। लो जी, 2 kg की वस्तु है, पानी के अंदर डुबोई, इधर से भी 2 kg लग रहा है, तो यह बीच में आकर वस्तु बीच में तैरने लग जाएगी, बराबर बराबर बल लगेगा बस। परिणामी बल क्या हो जाएगा आपका? 0। वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती रहेगी, ठीक द्रव की सतह के नीचे, यानी कि सतह में वो बैठेगी नहीं, बस बीच में तैरती रहेगी, ठीक है?
वस्तु का घनत्व, द्रव का घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान, डूबा हुआ आयतन और वस्तु का कुल आयतन। बस आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर भार ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी, अगर भार कम है तो वस्तु तैरेगी, अगर दोनों इक्वल है तो वस्तु सतह के ऊपर तैरती रहेगी। सतह के, देखो जो नीचे की सतह, अगर भार ज्यादा है तो वस्तु ऊपर तैरेगी, किसके ऊपर तैरेगी। अगर वस्तु कम भारी है उत्प्लावन बल से तो वस्तु, सॉरी मिस्टेक, अगर भार ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी, अगर भार ज्यादा है तो वस्तु डूबेगी, अगर भार कम है तो वस्तु ऊपर तैरेगी, अगर दोनों इक्वल है तो वस्तु सतह के ऊपर, ठीक ऊपर तैरती रहेगी, यानी कि द्रव के बीच में तैरती रहेगी। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी। कल अपने बात करेंगे इसका अगला टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आपने नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन कल अपने देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो हाइड्रोमीटर के बारे में अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या काम आता है, किसने खोज की थी या किसको उपकरण है, सब बातें अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना। और आपके लिए एक क्वेश्चन और रहेगा, क्या क्वेश्चन दें आपको, दे दे, चलो फिर जवाब देना। वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? पहला क्वेश्चन, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। दूसरा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तीसरा, तारे क्यों चमकते हैं। लो जी, तारे क्यों चमकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वस्तु क्यों दिखाई देती है। तीन क्वेश्चन, तीनों के आप आंसर दीजिए। जैसे हमारे रवि सर कई बार मजाक करते हैं, मैं उनसे जैसे डिस्कस करता हूँ कि सर बताइए कि हमें तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर कैसे बताएं। मैं वो बोलता हूँ, हम बोलते हैं कि सर बताइए फिर कैसे। वो बोलते हैं कि सर हमारा पड़दादो जी है, पड़दादो जी है। क्यों? क्योंकि मैं आर्ट्स वाला स्टूडेंट हाँ, तो भाई हमारा पड़दादो जी है, तो वो एक अलग चीज है, उन्होंने मजाक में बोला था। लेकिन साइंस में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना। और तारे क्यों चमकते हैं इसका भी जवाब देना, और वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है इसका भी आप जवाब देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भी लाइक करें, नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये चीज में कमी है, हमें बताइए, हम सुधारेंगे। बहुत अच्छा आपका रिजल्ट, आपका जो फीडबैक रहा मेरे लिए दीपावली के दिनों में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया बच्चों ने, बहुत ही अच्छा। इस तरह से ही सपोर्ट करते रहें क्लासेस को, इस तरह से ही आगे बढ़ते, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। और हाँ, सफलता की बात मैं उसका थोड़ा सा जवाब देना भूल गया भाई। मैं अपने शौक से पढ़ाता हूँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाता हूँ। बाकी सफलता मिले ना मिले वो एक अलग बात है, अपने काम कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। तो दोनों चीजें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।